नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट जब खुली तो फ्लैट रही, 20 पॉइंट नीचे आई, 20 पॉइंट ऊपर जाती थी वैसे ही था। लेकिन जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, 130 पॉइंट नीचे थी। ये इतना बड़ा फॉल नहीं है, फिर भी 130 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद मैं सोच रहा था कि शायद 30 पॉइंट नीचे ऊपर जाकर आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक टग ऑफ वार चल रही है एफआईआईस और डीआईआईस के पीछे। और लगता था कि आज डीआईआईस खूब खरीदारी कर रहे हैं तो मार्केट बहुत नीचे नहीं आएगी। बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे थी, सुबह ही 100 पॉइंट नीचे थी। तो आज सोने के दाम में भी करेक्शन हुआ था, जैसे मैंने कल बताया था आपको। 15 रुपया कम होकर 7,355 रुपया तक पहुंच गया है। 24 कैरेट का गोल्ड का दाम 8,024 है। इसमें आप जीएसटी और मेकिंग चार्जेस लगाना चाहिए आपको। दो बैटरी कंपनीज बड़े हैं भारत में, एक है अमर राजा एनर्जी और दूसरा है एक्साइड इंडस्ट्रीज। दोनों का रिजल्ट कल आया और दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। अमर राजा का रिजल्ट के बाद लगभग 4% की गिरावट है, लेकिन ये हीरा का सुई है। हमने 1 या 2 साल पहले इसको कंसिडर करने के लिए कहा था, तब उसका दाम 500 रुपया था। अब 1300 रुपया हो गया है। आप सिर्फ इसको देख सकते हो। इसमें तो नेट प्रॉफिट 240.7 करोड़ आया था और टर्नओवर भी 6% उठकर 3000 के ऊपर चला गया। पिछले साल तो 226 करोड़ का प्रॉफिट था। टर्नओवर तो 3135 करोड़ है, 3135 करोड़। नेट प्रॉफिट ऑफ 240 करोड़। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वाज 226 करोड़। तो इस सब को देखते हुए कि और 5 रुपया 25 पैसा का स्पेशल डिविडेंड भी उन्होंने दिया है। तो ये 5 रुपया 30 पैसा का डिविडेंड दिया है, 5 रुपीज 30 पैसा। और November 14th विल बी द रिकॉर्ड डेट। अमर राजा ने अपने सब्सिडरी जहां वो ईवी बनाती है, एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज, अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज में, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक। और वो गीगा फैक्ट्रीज और ईवी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स बनाएंगे। उसी तरह एक्साइड इंडस्ट्रीज की Q2 के प्रॉफिट्स भी सब एस्टिमेट्स को मिस कर बैठी है। 298 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ 4% बढ़ा और टर्नओवर भी मार्जिनली बढ़ा था 4%। तो ये सीबीएसई TV18 की एस्टिमेट से नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल के लिए दोनों स्टॉक्स एक्साइड और अमर राजा ने हमको डिसअपॉइंट कर ली। हर कोई ऐसा ही स्टॉक नेट प्रॉफिट्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लगभग 18,000 करोड़ का रिजर्व्स है। और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी, इलेक्ट्रिकल ईवी सब्सिडरी में, दैट इज इलेक्ट्रिक बैटरी सब्सिडरी में, उन्होंने 2,858 करोड़ 2,858 करोड़ ईवी की बैटरी की बनाने की फैक्ट्री में लगाई है। उनका ये दावा है कि प्रॉफिट्स एक्सपोर्ट मार्केट से आएंगी और वो कंपनीज को सप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब के लिए तो ये बुरा न्यूज़ है और दोनों स्टॉक्स करेक्ट हो रही है। मार्केट अभी भी बहुत वीक है। भारत में दूसरा न्यूज़ ये है कि जियो रिलायंस का सब्सिडरी है जो टेलीकॉम बिजनेस में है, वो अगले साल लिस्टिंग के लिए तैयारी कर रही है। रिटेल का लिस्टिंग आने के लिए कई साल और लग सकते हैं। ये सब रूमर्स हैं, कोई कंफर्म न्यूज़ ये नहीं है कि जियो का आईपीओ अगले साल आएगा। इसमें मार्केट को भी नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट धीमी हो गई तो रिलायंस बिग ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग नहीं कर पाएगी। तो अभी के लिए इस मार्च तक कोई लिस्टिंग नहीं है। शायद अगले साल जियो का लिस्टिंग हो जाए, वैसे ही रूमर्स हैं। और रिलायंस लगातार निरंतर एक्सपेंशन कर रही है और जैसे मैंने कल की बोला आपको, अब नमकीन मार्केट में भी एंट्री की कोशिश कर रही है। टाटास में एक बड़ा न्यूज़ है, इनफैक्ट 2-3 बड़े न्यूज़ हैं। टाटास में ये न्यूज़ है कि टाइटन में प्रॉफिट 27% नीचे आ सकती है, क्योंकि उनकी हेजिंग लॉस
190 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये हेजिंग लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि निर्मला सीतारामन ने 23 जुलाई को अचानक गोल्ड का रेट कम कर दी, स्पेशली कस्टम्स ड्यूटी को। जो इन्वेंट्री अनहेज उनके पास थी उसमें 190 करोड़ की लॉस आ गई है। इस लॉस को इस साल वो बुक करेंगे, लेकिन उतना बड़ा नुकसान तो उनको नहीं होगा, ये कैश लॉस नहीं है। कैरेटलिन, टाइटन आई प्लस और तनेरा, इन सब सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस की है। लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी। कोर ज्वेलरी सेक्शन में 25% की ग्रोथ हो सकती है। इन सबको ख्याल में रखते हुए सीधा बात है कि टाइटन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा खबर ये है, नियोल टाटा ने टाटा सन्स का बोर्ड ज्वाइन कर ली है। ये पहले बार 2011 के बाद 13 साल के बाद टाटा की एक फैमिली मेंबर ने इस कंपनी को ज्वाइन की है। इस होल्डिंग कंपनी में आखिर में रतन टाटा 2011 दिसंबर में रिटायर हो गए। 13 साल बाद एक टाटा का फैमिली मेंबर एक डायरेक्टर बन चुके हैं। टाटा ट्रस्ट से वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह और नियोल टाटा ट्रस्टीज हैं। तो टाटा का क्या डायरेक्शन होगा और रिलेशनशिप बिटवीन नियोल टाटा और चंद्रशेखर कैसा होगा, इसके बारे में स्पेकुलेशंस चल रही हैं, लेकिन लगता है अब तक स्मूथ रिलेशनशिप ही होगी। साउथ में रैमको नाम का एक बड़ा सीमेंट कंपनी है। ये मार्केट लीडर है सीमेंट कंपनी का। इनमें से रैमको सीमेंट, रैमको सिस्टम्स और राजापालियम मिल्स लिस्टेड हैं। इसमें बहुत सारे क्रॉस होल्डिंग्स हैं। इस क्रॉस होल्डिंग्स को फैमिली सिंप्लीफाई कर रही है ताकि और इन्वेस्टर्स रैमको में इन्वेस्ट करें और एफआईआईस भी इन्वेस्ट करें। अभी तक इस कंपनी बहुत कंजर्वेटिव रही है। इसमें कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस कंपनी का कर्ज 5,000 करोड़ है। प्रमोटर्स अपने छोटे छोटे होल्डिंग्स को, नॉन कोर असेट्स को बेच रहे हैं। स्विगी का जो आईपीओ आ रहा है, इसमें प्रमोटर की स्टेक को कंप्लीटली डिसइन्वेस्ट कर रही है। जैसे रैमको की प्रमोटर ने इन्वेस्ट की थी, उसको डिसइन्वेस्ट करके उस पैसा से कर्ज को कम कर रही है। तो ये तो न्यूज़ है कि इसमें तो स्विगी की ऑफर फॉर सेल में रैमको की प्रमोटर भी अपना स्टेक बेच रहे हैं। सुजुकी मोटर्स ने एक नया बैटरी को अनाउंस की है। वो उसको अपने रोड शो, इटाली में एक रोड शो में उन्होंने दिखाया है। उसकी प्रोडक्शन 2025 तक शुरू हो जाएगी। इसका नाम है ई ग्रैंड विटारा। इसका लॉन्च यूरोप में और जापान में अगले साल होने वाली है। टोयोटा भी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। उन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट की थी और टोयोटा भी इसी बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेगी। एचडीबी नाम का एक एनबीएफसी है। ये 95% ओन्ड बाय एचडीएफसी बैंक है। ये अपर टायर एनबीएफसी है। इसको कंपलसरी लिस्ट करना चाहिए 2025 सितंबर तक। तो एचडीएफसी बैंक इसको लिस्ट करेगी। एनालिस्ट का ख्याल है कि एचडीएफसी बैंक की 3 या 4% वैल्यूएशन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से आ रही है। 12,500 करोड़ की आईपीओ की चांसेस हैं। इसमें से 2,500 करोड़ फ्रेश कैपिटल रेज करेंगे। 10,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक को ऑफर फॉर सेल से मिलेगी। न्यूज़ ये भी कहती है कि एचडीएफसी बैंक 20% तक उनकी स्टेक को बेचने के लिए तैयार है अगर कोई इंटरेस्टेड इन्वेस्टर आए। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे टायर 1 कैपिटल एचडीएफसी बैंक का बढ़ेगा क्योंकि ये कैश सीधा इक्विटी पे जाएगा पोस्ट टैक्स, और इस एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। 25 सितंबर तक ये आईपीओ आना चाहिए। इन सबको देखते हुए तो ये लिस्टिंग आएगी। रॉयल एनफील्ड की प्रमोटर्स आइशर मोटर्स, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि फ्लाइंग फ्ली नाम का ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट उन्होंने तैयार की है,
उसको वो डिस्प्ले में लगाएंगे। अगले साल तक ये मैन्युफैक्चर करेंगे और ये मार्केट में पहुंच जाएगा। तो भारत का एक और कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहा है। आपको याद होगा राजीव बजाज ने जब ओला के बारे में पूछा गया तो 1 साल पहले उन्होंने बताया कि हीरो मोटर्स, टीवीएस, बजाज और आइशर मोटर्स ही इंजीनियरिंग में काबिलियत रखते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ओला सिर्फ असेंबल करती है। वैसे ही हो रहा है और मार्केट को इन सब डोमिनेट करेंगे। लेकिन जितना डिमांड स्कूटर्स का है उतना डिमांड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में नहीं होगा। भारत की अर्बन मिडिल क्लास में स्पेंडिंग कम कर दी है। इसका कारण क्या है? इसके बारे में मिंट में एक आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल को मैं इधर लगाता हूँ। तो लीडिंग कंज्यूमर कंपनीज नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा था कि मिडिल क्लास कंज्यूम नहीं कर रही है। इनफैक्ट सुरेश नारायण ने बोला था कि नेस्ले के अनुसार मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है। आरसी भार्गवा जो मारुति की चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि 10 लाख की कम की कार में डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और पोलराइज हो रही है। भारत एक जगह जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी श्रेणी में वेल्टी लोग हैं जो 20-25 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। तो इस आर्टिकल के अनुसार इसके 2 कारण हैं। एक, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, आईटी इंडस्ट्री भी जूझ रही है और बहुत सारे रिट्रेंचमेंट हो रही है। दूसरी रीजन ये है कि इन्फ्लेशन के कारण उनके पास स्पेंडिंग पावर कम हो गई है क्योंकि बाजार में मंदी है, सैलरीज की इतना बड़ा राइज नहीं होगा। इसके कारण लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं और जो सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो कम बिक रहे हैं। यही प्रेशर आने वाले दिन में भी रहेगा इन स्टॉकों में, तो रिकवरी इतना जल्दी नहीं होएगा। इसी कारण एफआईआईज स्टॉक को निरंतर बिक रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। हमारे पास एस्टिमेट करने के लिए ऐसा कोई रिलायबल टूल नहीं है जिससे हम पता लग सकते हैं कि आज की डेट में कितना पैसा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास के जो पैसा है वो खत्म हो जाता है या एक लेवल के नीचे ड्रॉप होती है तो मार्केट में और बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन कल इलेक्शंस है, अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लाइंस में गए तो एक बोनस आपको मिल सकती है। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आई तो मार्केट अनवाइंड फिर से शुरू कर देगी। लेकिन भारत में 1-2 दिन के बाद फिर से सेल शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।